जी, इस्लाम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमने पढ़ना है वो मुगल एम्पर अकबर से स्टार्ट करना है। अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा होता है। हुमायूं जिसकी डेथ 1556 में हो जाती है, जो सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, उसका बेटा बिल्कुल यंग बेटा होता है, 13 ईयर्स का नियरली, और उसको रूल करने के लिए दे दिया जाता है। अब वो इनिशियल स्टेज पे होता है, उसको प्रॉपर तरीके से उस वक्त स्ट्रेटजीज नहीं आती, लेकिन वो होता बहुत काबिल है। अब अकबर के बारे में पढ़ना है। अकबर का जो रूल है वो 1556 से लेकर 1605 तक था, जिसमें मुगल अंपायर बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुई, बहुत ज़्यादा इसने फतूहात हासिल की। बहुत बहादुर रूलर था। इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रफ़ाए आमा के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी की, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, डेवलप किया, आर्ट का काम किया, और काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के काम किए। तो उनकी अब हम डिटेल पढ़ते हैं। और अकबर मुगल एम्पर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट क्या क्या की थी, कौन कौन सी जंगें लड़ी, और क्या क्या काम किए थे। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी आपको पता है 1556 में हुई थी, जलालुद्दीन अकबर और हीमू के दरमियान। हीमू जो कि हिंदू एम्परर था। अब जलालुद्दीन अकबर की क्योंकि एज बहुत कम है, तो टोटल इसे रूल कर रहा होता है बैराम खान। बैराम खान इसका एडवाइजर होता है और मेन एम्परर भी होता है उस वक्त, और वो इसको लेके चल रहा होता है। सो इसकी वजह से, बैराम खान की वजह से, मुगल एम्पर अकबर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विन कर लेता है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से एज ए रूलर के तौर पर सामने आता है। अब जो मोहम्मद अकबर है, इसका पूरा नाम अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसे एम्पर अकबर के नाम से जाना जाता था। हुमायूं का बेटा था, हुमायूं के बाद आया। और बैराम खान जो था, वो उसने बड़ी हेल्प की थी जलालुद्दीन अकबर को एज ए बिग रूलर बनाने में, बड़ा एम्परर बनाने में। और शुरू में जो लीड कर रहा था वो बैराम खान ही था। वो इंस्ट्रक्शन देता था अकबर को, और अकबर उसके मुताबिक ही वहां पे अपना निज़ाम चलाता था। अब बैराम खान बेसिकली 1556 से लेकर 1560 तक ये उसका चीफ एडवाइजर रहता है, जो उसको मशवरा देता है हर चीज में कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये जंग लड़नी है, अब आपको ये एक्ट करना चाहिए। अब जब 4-5 साल तक बैराम खान उसको ये इंस्ट्रक्शन देता रहता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बात खुलेआम चलना शुरू हो जाती है कि जो रूलर अकबर है उसको बादशाहत करना नहीं आती। तो काफी ज्यादा जब बातें चलती हैं, तो ये बात जलालुद्दीन अकबर को नागुजीर गुजरती है, और वो बैराम खान को हुक्म देता है कि अब आप साइड पे हो जाएं। अब मेरी एज जो है उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि मैं प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकूं। उस वक्त 18 ईयर्स का तकरीबन हो चुका होता है। सो ये उसके बाद बैराम खान को एक साइड पे कर देता है, और खुद एक बिग रूलर के तौर पर सामने आता है। और ये बहुत बड़ा रूलर समझा जाता है क्योंकि इसने काफी ज्यादा फतूहात हासिल की, मुगल एम्पर को बहुत हद तक बढ़ाया। अब इसने मलवा को 1561 में हासिल कर लिया, कंक्वेस्ट कर लिया, बास बहादुर को शिकस्त देकर। इसके बाद चित्तौड़ की इसने जंग लड़ी, 1568 में चित्तौड़ को विन कर लिया। फिर रणथंभोर और कलिंजर को भी इसने 1559 में विन किया, गुजरात को 1572 में विन किया। मेवर जो कि बैटल ऑफ हल्दी की 1576 में इसने लड़ी और उसको जीता, कश्मीर को हासिल किया, फिर सिंध को किया, फिर असीरगढ़ को किया। तो इतनी ज्यादा फतूहात हासिल करने के बाद जो रूलर एम्परर है वो एज ए बिग रूलर के तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सामने आया। फिर मुगल अंपायर काफी हद तक बढ़ चुकी थी इंटरनेशनल लेवल पे। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा इसने एरियाज को ग्रैब कर लिया। अकबर ने
शिकस्त दी थी गुजरात के रूलर जिसका नाम मुजफ्फर शाह था, और उसकी विक्ट्री को मनाने के लिए इसने फिर बुलंद दरवाजा भी बिल्ड कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाय एम्परर अकबर एट फतेहपुर सीकरी। ये जो वार हुई हैं, ये लिखी हुई हैं, ये इतनी ज्यादा आप चाहे मेमोराइज ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बुलंद दरवाजा लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि अपनी फतह को मनाने के लिए इसने फिर बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सिकरी में, और आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पर जलालुद्दीन अकबर अपनी रियासत को बढ़ाता चला गया, जंगें विन करके एरियाज को एक्सपेंड करता गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है मुगल अंपायर, उसकी पिक के कहाँ कहाँ तक इसकी जो रियासत है वो फैल चुकी थी। अब ये देखें, यहाँ से ये पट्टी जा रही है, ये देखें, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर टोटल एरियाज जितने भी हैं इस पिंक में, ये सब इसके अंडर थे। अब काबुल था, अफगानिस्तान, गजना, कंधार, कश्मीर, पिशावर, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लखनऊ, ये दक्कन के कुछ एरियाज से, पटना था, पलासी था, बंगाल था, कलकत्ता था। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी। लेकिन ये जो नीचे आ रही है आपके सामने, ये औरंगजेब आलमगीर ने बाद में एक्सपेंड किया था ये एरिया। तो जब औरंगजेब आलमगीर आया, फिर मुगल जो सल्तनत थी वो और ज्यादा एक्सपेंड हो गई, ये टोटल एरियाज भी थे और ये भी शामिल हो गए। तो ये काफी हद तक वसी हो चुकी थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसने डिवाइड कर दी थी बेसिकली सूबाज में, मींस प्रोविंसेस में, क्योंकि इतनी ज्यादा अंपायर, इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको चलाना एक ही इंसान के पास की बात नहीं होती। तो इसने डिवाइड कर दिया, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, हर सूबे का एक चीफ मिनिस्टर होता है। उसी तरीके से इसने अपनी अंपायर को डिवाइड कर लिया प्रोविंसेस में, सूबाज में, और जिसे सूबेदार गवर्न करना करता था, अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म करता था। फिर हर जो सूबास था, हर प्रोविंसेस था, उसमें दीवान लगाए, बख्शी लगाए, सदर लगाए, काजी लगाए, मींस ये मिनिस्टर थे काफी हायर लेवल के, जो इनको चलाते थे, रन करते थे, वहाँ की न्यूज़ देते थे, और वहाँ को पॉलिटिकली और मिलिट्री तौर पे सही तरह से परफॉर्म करते थे। इसके अलावा इसने एक दूसरी डिवीजन भी की थी अपनी एम्पायर की, जागीर बना दिए। जागीर मींस जो एरियाज थे कुछ, वो अलॉट कर दिए इसने नोबल फैमिलीज को, और जो मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे उनको जागीर का एक एरिया था उनमें डिवाइड कर दिया ताकि वो खुश हो जाएं। और खलीसा का जो एरिया था वो रॉयल एक्सचेंजर के लिए फिक्स कर दिया। इसी तरह इनाम बनाया, जो कि रिलीजियस लीडर थे उनको नवाज दिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको जस्ट वन टाइम ही रीड करना है आपने, बस जस्ट आपको पता हो कि उसने उसकी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी। बाकी जो इम्पोर्टेंट आते जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, वो मैं बताता जाऊंगा आपको। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेवेन्यू किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेवेन्यू के बगैर कोई भी गवर्नमेंट चल नहीं सकती, और जिस गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत हायर लेवल का होता है, वो गवर्नमेंट बहुत बड़े हद तक तरक्की पा लेती है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का कम है। इसी तरह इसने टोडर माल की खिदमात हासिल की हुई थी रेवेन्यू सिस्टम को चलाने के लिए, जो कि रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, राजा टोडर माल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि जो अकबर का रेवेन्यू सिस्टम था उसको रन कौन कर रहा था। राजा टोडरमाल वाज अ चीफ एडवाइजर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट नीचे धासाला सिस्टम है। एग्रीकल्चर यील्ड प्रोडक्ट जब किसानों को इसने देनी होती थी, तो उसका इसने ये किया कि प्रीवियस 10 ईयर्स से उनकी
निकाली एवरेज कि ये प्रोडक्ट किस हद तक दे रही हैं, पिछले 10 साल की एवरेज निकाली। अगर कोई जमीन ज्यादा एवरेज दे रही है, बहुत ज्यादा, तो उस पे जो अर्निंग थी या जो रेंट वसूल किया जाता था वो ज्यादा लगा दिया, और जिन पे कम थी उन पे थोड़ा कम कर दिया। तो रेवेन्यू के हिसाब से पिछले 10 साल की इसने मैयर्स की, और ये सिस्टम इसने संभाला। इसे 10 साला सिस्टम कहते थे। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट डिटेल से आपने कहा था कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो डिटेल इसकी यही है। इसके अलावा इसने लैंड को कैटेगराइज कर दिया। पोलज पोलज एक रेवेन्यू सिस्टम था जिसपे हर साल कल्टीवेशन की जाती थी, फसल उगाई जाती थी। एक दूसरा पराती सिस्टम था जिसमें हर 2 साल में फसल उगती थी, एक साल रेस्ट दिया जाता था, अगले साल उगाई जाती थी। और चचर सिस्टम था जिसमें हर 3 या 4 इयर्स में फसल उगाई जाती थी, और एक बंजर जमीन थी जिस पे 5 साल या उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के बाद फसल काश्त की जाती थी। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन के, बस ये है कि उसने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक थी, उसकी हौ नौ आपको होनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पेमेंट रिसीव की जाती थी, मुगल एम्पर अकबर रिसीव करता था, वो जनरली कैश में करता था। जो रेंट लेना है किसी भी ज़मीन का, वो कैश में लेना है। इसके अलावा इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? जो एम्पर अकबर था, इसने जजिया को खत्म कर दिया, पिलग्रिमेज हज का सफर या तिजारती सफर जो भी था उसने खत्म कर दिया उसको। और जो जबरदस्ती तरीके से जो प्रिजनर कैद किए जाते थे जंग में, उनको फिर मुसलमान किया जाता था, तो इसने रोक दिया। इसने कहा ये सिस्टम नहीं है, अगर कोई अपनी मर्जी से मुसलमान होना चाहता है या कन्वर्जन होना चाहता है, अपना मजहब चेंज करना चाहता है, अपनी मर्जी से कर ले, फोर्स तरीके से नहीं होगा। इसने इबादत खाना बिल्ड किया जो कि हाउस ऑफ वर्शिप था फतेहपुर सिकरी में। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। रिलीजियस डिस्कशन जहाँ पे की जाती थी, इबादत खाना जिसे हाउस ऑफ वर्शिप कहा जाता है, वो फतेहपुर सिकरी में रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया था एम्पर अकबर ने। ये एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा इसने सुल्ह कुल बनाया जो कि यूनिवर्सल पीस हासिल करने के लिए था, कि टॉलरेंस होनी चाहिए मुसलमानों में, ताकि वो अपने जो मसाइल हैं वो सब्र से एक दूसरे के साथ रिलीजियस पर्पस के थ्रू सॉल्व कर सकें। बाकी इन वो स्पायरेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, पुरजोश होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉलरेंस इख्तियार करनी चाहिए, पीस क्रिएट इख्तियार करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है अकबर नौरतन। अब अकबर ने, जिस तरह आजकल की गवर्नमेंट बनती है तो वो अपनी कैबिनेट बनाती है, इसी तरह अकबर ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए 9 लोगों को हायर किया हुआ था जो कि फुल्ली एक्सपर्ट और बहुत ज्यादा काबिल इंसान थे। इसने बनाया था नौ रत्न। उनका नाम दिया, 9 थे इस वजह से नौ रत्न कहा जाता है, रत्नाज या नौ रत्न। तो ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि नवरत्न किसने बनाए थे, एम्पर अकबर ने। उनमें से कौन कौन से थे या उनका काम क्या था, ये है। अबुल फजल उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे, जिसने आईनी अकबरी भी लिखी थी और अकबर नामा भी लिखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था अकबर के यहाँ से। इसके अलावा अब्दुर्रहीम खान था, खाने खाना जिसे, जो कि बहुत बड़ा शायर था, उसने बाबरनामा को तुर्किश में ट्रांसलेट भी किया था। इसके अलावा थर्ड नंबर पे बिरबल था, जो कि हिंदी एडवाइजर था और बहुत बड़ा कमांडर भी था आर्मी का अकबर के दौर में। और फोर्थ नंबर पे मिर्जा अजीज कोका था, जिसे कोतल ताश कहा जाता है, जो कि फॉस्टर ब्रदर था, एम्पर अकबर का सौतेला भाई था। तो इसको भी अकबर ने अपने नौरतन में शामिल किया हुआ था। और पांचवें नंबर पे फैजी था। फैजी जिसने ट्रांसलेट किया था लीलावती को पर्शियन में। और ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन था, बहुत ही काबिल था, नॉलेज था इसे उर्दू लिटरेचर में, फिलोसफी में। सो फैजी वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ अकबर नौरतन। इसके अलावा राजा मान सिंह था, जो कि मनसबदार था, ये भी नौरतन में शामिल था।
7 नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजा टोडरमाल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का। इसे अकबर ने अता किया हुआ था एक टाइटल दीवान अशरफ का। बहुत ही काबिल इंसान था। इसके अलावा फकीर आजियुद्दीन, जो कि चीफ एडवाइजर था अकबर का, ये भी नवरत्न में शामिल था। और 9th नंबर पे, लास्ट नंबर पे, तानसेन था, जो कि बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। और ये भी अकबर के इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक था। इसे अकबर ने मियाँ का टाइटल दिया हुआ था। आर्ट के हिसाब से अकबर ने काफ़ी ज़्यादा वर्क करवाया। तकरीबन 1200 के करीब पेंटिंग इसके दौर में शाया हुई। एग्जीबिशन बहुत हायर लेवल पे होती थी। यूरोपियन स्टाइल की पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई। और जसवंत और दैसविन बहुत ही फेमस पेंटर थे, मशहूर पेंटर थे इसकी कोर्ट में। काफ़ी ज़्यादा फेमस थे दोनों। इसके अलावा पर्शियन पोइट्स थे इसकी कोर्ट में, जिनका नाम अबुल फजल था और उसका भाई था अबुल फैजी। दोनों इम्पोर्टेंट पर्सन थे। ये एग्जाम में आ सकता है। अबुल फैजल और अबुल फैजी वाज एन इम्पोर्टेंट पर्शियन पोइट इन द कोर्ट ऑफ एम्पर अकबर। आर्किटेक्चर ज़्यादातर पूछा जाता है, किसी भी एम्परर के बारे में पूछना है, जब भी मुगल डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आता है तो आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ये चीज़ किसने बिल्ड करवाई थी। सो अकबर ने बेसिकली पैलेस कम फोर्ट बनवाई थी फतेहपुर सिकरी में, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। जहाँ पे गुजराती स्टाइल की बिल्डिंग बनाई गई, बंगाली स्टाइल की इस कम्प्लेक्स में। इसके अलावा अकबर ने दीवान आम बनाया था, जो कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस था। यहाँ पे ऑडियंस बैठती थी, खिताब किया जाता था। और दीवान खास बनाया था, प्राइवेट हॉल था, प्राइवेट लोगों के लिए, मखसूस लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दीवान आम और दीवान खास किसने बिल्ड करवाया था। दीवान आम किस लिए था, दीवान खास किस लिए था। सो एम्परर अकबर ने बनाया था। जो दीवान आम था वो पब्लिक ऑडियंस के लिए था। और दीवान खास, खास मीन्स प्राइवेट पीपल, इम्पोर्टेंट पीपल। और सबसे इम्पोर्टेंट जामे मस्जिद थी, और उसका गेटवे, जिसे बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं। सो बुलंद दरवाज़ा इम्पोर्टेंट है। एम्परर अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा इसने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग भी बनाई फतेहपुर सीकरी में, जैसे जोधाबाई पैलेस थी वो बनाई। इसके अलावा 5 महल बनवाया, जिसकी 5 स्टोरीज थी। और अकबर के रेन में हुमायूं का टॉम भी बिल्ड किया गया दिल्ली में। हुमायूं क्योंकि इसका बाप था, इस वजह से उसको कमेमोरेट करने के लिए इसने अपने बाप का मज़ार बनवाया दिल्ली में। सो ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं टॉम इज सिचुएटेड इन दिल्ली, अकबर के दौर में बना था। और ये बहुत बड़ा मज़ार था, मकबरा था, जो कि मार्बल से बना था। अकबर की डेथ 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। और ये 1605 में मर गया था। और ये कहाँ पे दफन है? सिकंदरा में, आगरा में। इसकी मौसूलियम है, मकबरा है। अब मुगल एम्पर जहांगीर की तरफ आते हैं। जब इसकी डेथ हुई तो इसका बेटा फिर रूल करने के लिए आया, जहांगीर। जहांगीर का जो रेन है वो 1605 से लेकर 1625 तक है। इसे शहजादा सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का जो नेम था असल, बाद में तो जहांगीर फेमस हुआ, लेकिन शुरू में इसे शहजादा सलीम काफी ज्यादा पुकारा जाता था। और इसके दौर में बगावत बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा बगावत हुई। प्रिंस सलीम शुरू में नाम था, बाद में इसका नाम जहांगीर रखा गया, जो कि 1569 में फतेहपुर सीकरी में पैदा हुआ अकबर के यहाँ। और इसकी बीवी या जहांगीर का माँ का नाम मरियम उज जमीनी था, जो कि राजा भरमाल ऑफ अंबर की बेटी थी।
और इसकी जो बीवियां, इसने काफी ज्यादा शादी की हुई थी, जिसमें से जगत गौसियन बेगम, जो कि बेटी थी राजा उदय सिंह की और मेवाड़ से बिलोंग करती थी, उससे इसके दो बेटे पैदा हुए थे, खुसरो मिर्जा और प्रिंस खुर्रम। दोनों ही जहांगीर के बेटे थे। इसके अलावा जहांगीर का बेटा शाहजहां भी था। शाहजहां का जो एक्चुअल नेम था वो प्रिंस खुर्रम था, जो कि 1622 में पैदा हुआ था, जिसका नाम खुर्रम खान था। नहीं, जहांगीर ने बेसिकली खुर्रम खान को फाइट करने के लिए भेजा था बीजापुर में और गोलकंदा में, कि आप ये जंग लड़ने के लिए जाएं और उनको शिकस्त दें। शाहजहां, जो कि जहांगीर का बेटा था, जहांगीर ने इसे 1622 में भेजा कि आप अहमदनगर में जाएं, बीजापुर में जाएं और गोलकंदा में, वहां पे बगावत बहुत ज्यादा है, आप वहां पे जाएं, फाइट करें और जीत कर जाएं। इस फतह के बाद, इस विक्ट्री के बाद, खुरम के दिल में बहुत ज्यादा बगावत पैदा हो गई और वो चाहता था कि मैं अपने बाप को किसी तरीके से इस सल्तनत से साइड पे करूं और खुद एज ए एम्पर के तौर पर यहाँ पर आऊं। अब इसने अपने भाई का भी कत्ल कर दिया, जो कि देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। उसका इसने कत्ल कर दिया ताकि रियासत जो है वो मेरे अंडर आए। और जहांगीर ने एक बहुत ही खूबसूरत जहीन लड़की से शादी की, जिसका नाम मेहरुन्निसा था। बाद में उसका नाम इसने नूर जहां भी रखा। 1611 में इसने नूर जहां से शादी की थी, जो कि विडो थी। उसके हस्बैंड की, नूरजहां के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। शेर अफगान से उसने शादी की हुई थी और वहां से जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो नूर ये जहांगीर ने उसे शादी कर ली, जो कि बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी, जिसका नाम, एक्चुअल नेम मेहरुनिसा था। बाद में उसे नूरजहां का टाइटल मिला या नेम चेंज हुआ। बहुत ही जहीन, खूबसूरत। इस वजह से जहांगीर उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुआ, उससे शादी की। उसे लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था और उसे लाइट ऑफ द पैलेस भी कहा जाता था। उसकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी बेसिकली। फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था उसे, हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये कहा जाता है कि उसने अपने पिस्टल की 6 गोलियों से 4 शेरों को मारा था। तो इतनी बहादुर इंसान थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ लोग आते हैं जहांगीर के पास, जिनका नाम थॉमस रॉय और विलियम हॉकिंस होता है। अब जहांगीर के दौर में आते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, जहांगीर के कोर्ट में पेश होते हैं, और सर थॉमस रॉय भी उसके साथ होती हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किंग, जो कि बादशाह होता है इंग्लैंड का, जेम्स फर्स्ट, उसका ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके दरबार में हाजिर होते हैं और इसे कहते हैं कि सर, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, क्योंकि इधर आबादी बहुत ज़्यादा थी, रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशहाल था। सो उन्हें लगा कि हम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे डेवलप करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। और जो कि जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है एग्ज़ाम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टार्टिंग में परमिशन थी वो किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। उसके बाद 1622 में कंधार में एक बगावत होती है, जो कि पर्शिया में होता है, कंधार टू पर्शिया, पर्शिया के करीब। और वहाँ पे पांचवा गुरु, जिसे गुरु अर्जन देव कहा जाता है, सिखों का गुरु होता है, इसकी डेथ हो जाती है। और कंधार और पर्शिया में 1622 में एम्पर जहांगीर को बहुत बड़ी शिकस्त होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेलियर मानी जाती है। यहाँ पे इसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा इसने जंजीर अदल का एक डिपार्टमेंट भी बनाया आगरा फोर्ट के करीब, आगरा फोर्ट में,
जो कि रॉयल जस्टिस के लिए था, कि ये जो बड़े हायर लोग लेवल के लोग हैं, अगर वो कोई जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, तो उन्हें भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। अब ये जो पिक है आपके सामने, ये मुगल शिप था जिसका नाम राहिमी था, काफी इंपॉर्टेंट थी। और 1613 में, 1613 में पुर्तगीज ने इस रहीमी शिप को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें बेसिकली 1 लाख रुपीज इसमें होते हैं इस शिप में। और सामान भी बहुत ज्यादा होता है, लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शिप बहुत बड़ा है। 1613 में पुर्तगीज ने इस पे हमला किया, इस शिप पे, और अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुछ लोग इस पे सवार होते हैं जो मक्का से मदीना की तरफ अपनी हज की अदायगी के लिए जा रहे होते हैं, और आगे पुर्तगीज जो है अटैक करते हैं इन पे और अपने कब्जे में ले लेते हैं। और रहीमी, जिसका नाम मरियम उज जमानी था, उसने इसको ऑन किया हुआ था, जो कि माँ थी जहांगीर की, जहांगीर की माँ और अकबर की बीवी, क्योंकि ये अकबर का बेटा था। अकबर की बीवी और जहांगीर की माँ, वो इसकी ऑनर थी रहीमी शिप की। सो ये बहुत बड़ी इनके लिए एक सेटबैक था कि हमारे लोग, जो कि एक अच्छे पर्पस के लिए जा रहे थे, और उन्हें रेड सी के करीब इस इतने बड़े शिप को और इतना बड़ा साजो सामान लेकर जा रहे थे, और उसको सीज कर लिया, कब्जे में ले लिया गया यूरोपियंस की तरफ से, पुर्तगीज की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके अलावा जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी तुज़्क-ए जहांगीरी, जो कि पर्शियन में लिखी गई थी। अब ये तुज़्क-ए जहांगीरी आ जाता है एग्जाम में काफी ज्यादा, कि किसने लिखी थी। एम्पर जहांगीर ने लिखी थी। जहांगीरी है तो जहांगीर लिखेगा। ऑटोबायोग्राफी थी, खुद ही इसने लिखी थी। और इसके दौर में भी जो पेंटिंग थी बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी। बहुत हायर लेवल, रिच लेवल के जो लोग थे वो इसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे परचेज करते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते थे। उस वक्त इसका बहुत ज़्यादा शऊर था पेंटिंग का। इसके अलावा हाशिम और अबुल हसन ने जहांगीर के जो बाप था अकबर, उसकी पोर्ट्रेट बनाई थी, उसकी तस्वीरें बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। उस्ताद हाशिम एंड अबुल हसन ने बनाई थी। और ये जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जिसे टॉम्ब ऑफ अकबर कहा जाता है, ये सिकंदरा में अभी आपको बताया है। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये है टॉम्ब ऑफ इमदादुद्दौला। इमदादुद्दौला, जो कि उस वक्त बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका एक मिज़ार बनाया गया, टॉम्ब बनाया गया, जहांगीर के दौर में बना था, जहांगीर ने बनवाया था। इसके अलावा शालीमार बाग गार्डन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है इसकी तस्वीर, जो कि श्रीनगर में बनवाया गया था, कश्मीर में। इसे जहांगीर महल भी कहा जाता है, शालीमार बाग गार्डन भी कहा जाता है। एम्परर जहांगीर ने बनवाया था, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख लें स्ट्रक्चर से। तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोगों को लाया गया था कि इसका जो मैप है, नक्शा है, डेवलप किया जा सके, और बहुत ज़्यादा इस पे पैसा लगा। और जहांगीर जो है, उसकी डेथ हो जाती है जब वो कश्मीर से लाहौर जा रहा होता है, सिराई सादाबाद के करीब भिंबर में, 1627 में। अब इसकी डेथ हो गई, इसका फिर बेटा ही आएगा, जिसका नाम खुरम खान होता है, और वो तीसरे नंबर पर होता है बेटों में। फिर उसको बादशाहत मिलती है। खुरम खान का जो बाद में नाम आता है वो शाहजहां होता है। सो ये टॉम्ब ऑफ जहांगीर में, जहांगीर है आपके सामने, जहांगीर का मकबरा है, जो कि लाहौर में है। और जहांगीर लाहौर में दफन है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1627 में इसकी डेथ होती है। और इसका जो तीसरे नंबर पर बेटा होता है खुर्रम खान, जो कि बहुत ज़्यादा तेज होता है और उसे बादशाहत करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो इक़्तिदार संभाल लेता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि आज जो सिनोनिम्स हैं ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल से हाफ पेपर और इधर से पाक स्टडी पे फोकस करेंगे। अब पाक स्टडी हमारा लास्ट सब्जेक्ट है।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे और हाफ हाफ पेपर भी साथ साथ करते जाएंगे। तो बाकी जो ये आपके सब्जेक्ट हैं वो इसी पेपर के थ्रू भी कवर हो जाएंगे, और जो पाक स्टडी है वो साथ साथ चलती रहेगी। सो फर्स्ट वर्ड है क्रेसी से रिलेटेड है, CRACY। CRACY मीन्स रूल और गवर्नमेंट। CRACY से जितने भी बनेंगे वर्ड वो रूल या गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। सो फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। अब जो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, जो हायर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेड 20 के, ग्रेड 21 के, 22 के, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अब ये रूल या गवर्नमेंट से रिलेटेड है क्योंकि क्रेसी आ गया है इसमें। नेक्स्ट भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं, गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि गौर ये जो पीपल हैं, आम लोग हैं, वही इलेक्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को अपने वोटिंग पावर के थ्रू। सो इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। अब मोनार्की होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th तक। ये पीपीएससी में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, एनार्की, ये काफी ज्यादा दफा एग्जाम में आ चुके हैं सारे के सारे। अब मोनार्की है गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन। अब मोनार्की क्या है? बादशाह। किंग उसको रन करे या क्वीन करे, उसे मोनार्की कहा जाता है। बहुत पहले बहुत ज्यादा फेमस था मोनार्की का सिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत ज्यादा फ्लाज आने लगे। लोगों को जब अवेयरनेस हुई कि मोनार्की जो है वो हमें बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचा रही है, हमारी रियासत को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को। क्योंकि अगर एक शहजादा या किंग है वो ठीक नहीं है अपने कैरेक्टर में या किसी भी प्रॉब्लम में, सो 40 साल 50 साल तक वो मुसल्लत हो जाता है जब तक उसकी डेथ नहीं होती। तो इतने ज्यादा साल रन करना बहुत ज्यादा खतरे का बायस बनता है। इस वजह से पिछली जो मुगल एम्परर थी, गवर्नमेंट थी, इसी तरह ही तबाह हुई है। सो मोनार्की, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और द लॉर्ड। जो बड़े अशराफिया हैं, नोबल क्लास है, लॉर्ड्स हैं, अगर वो चलाएंगे गवर्नमेंट तो उसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, अशराफिया की गवर्नमेंट। एनार्की। एनार्की किसी भी मुल्क में छा जाए, इस मीन्स गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है, अफरा तफरी का दौर है, कोई भी हेड ना हो, अवाम अपनी मनमानी करे और सिस्टम टोटली तबाह हो जाए, उसे अनार्की कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कोई कानून नहीं है, हर इंसान अपनी मर्जी कर रहा है, अफरा तफरी है, और मुल्क का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, टोटली तबाह हो चुका है, उसे अनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप को भी कहा जाता है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक ही इंसान गवर्नमेंट को चलाए, उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है या ऑटोक्रेसी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था वो पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहा होता था। सो वन पर्सन, उसे ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। सो गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है ऑटोनमी। ऑटोनमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये हक दे देना कि खुद ही हुकूमत करो, ऑटोनमी है, मर्जी है। सेल्फ गवर्नमेंट, खुद ही इक़्तिदार संभाल लेना, उसे ऑटोनमी कहा जाता है। ओलिगार्की। ओलिगार्की, चंद पर्सन्स, चंद लोग एक गवर्नमेंट को रन करें, उस गवर्नमेंट के सिस्टम को ओलिगार्की कहा जाता है। प्लूटोक्रेसी काफी ज्यादा दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है, गवर्नमेंट रन बाय द रिच। अमीर लोग अगर रन कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी, रिलीजियस पीपल अगर रन कर रहे हैं रिलीजन की बेस पे, रिलीजन के लॉज पे, उसे थियोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट रन बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी।
और उसे सेकुलर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट, मजहबी गवर्नमेंट है। अब वर्ड है सी आर ई से रिलेटेड, क्री से रिलेटेड। सी आर ई, बिलीफ या बिलीव, यकीन होना या अकायद होना, अकीदा होना, क्री से रिलेटेड वर्ड बनते हैं। अब एक वर्ड है क्रीड। क्रीड मीन्स अ सेट ऑफ बिलीव्स, काफ़ी ज़्यादा यकीन होना, अकायद होना, रिलीजियस ग्रुप से रिलेटेड प्रिंसिपल होना, क्योंकि जो रिलीजियस रिलेटेड ग्रुप हैं या मजहबी लोग हैं उनके अकायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पुख्ता होते हैं। क्रीडो, क्रीडो मीन्स अपने यकीन की स्टेटमेंट देना या कन्फेशन करना, इजहार करना, बार बार कहना कि मुझे यकीन है, कन्फेशन ऑफ फेथ है, बहुत ज़्यादा यकीन है, उसे क्रेडो कहा जाता है। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल कॉन्फिडेंस को भी कहा जाता है, या फिर कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड की जाती है बिलीफ की बेसिस पे कि मुझे 100% ये बिलीफ है कि इसने ये किया है, उसे क्रेडेंशियल्स कहा जाता है, कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। अक्रेडिट, अक्रेडिट किसी भी चीज़ को अथराइज कर देना, सर्टिफाई कर देना, अपने साइन कर देना, उसको अप्रूव कर देना, उसको अक्रेडिट कहा जाता है। डिसक्रेडिट, डिसक्रेडिट मीन्स डिसअप्रूव कर देना। कोई भी चीज़ आपके पास आई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, आप उसे डिसक्रेडिट कर देते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं कि इस पे मेरा फेथ नहीं है कंप्लीट तौर पे, मैं इसे डिसक्रेडिट कर रहा हूँ, डिसअप्रूव कर रहा हूँ। क्रेडुलस, क्रेडुलस धोखाधड़ी करना। एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान पे बगैर किसी प्रॉपर एविडेंस के उस पे यकीन कर लेता है और उसे फिर धोखा मिल जाए तो उसे क्रेडुलस कहा जाता है। डिसीवेबल, one who believes too readily without proper evidence or proof। एक शख्स या कोई भी इंसान जो कि किसी पे यकीन रखता है बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के, और उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे डिसीवेबल कहा जाता है। इनक्रेडुलस, वन विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग। एक इंसान जिसे किसी भी चीज पे यकीन ही नहीं होता, ये ऐसे इंसान धोखा तो कभी भी नहीं खा सकते, जो किसी पे भी बिलीव ही नहीं करते, चाहे उन पे जो भी बात कह दो कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जब तक खुद नहीं देखेंगे वो बिलीव नहीं करेंगे। सो उसे इनक्रेडुलस कहा जाता है। वो वन ऑफ द दोज पीपल हु डिडंट बिलीव एनीथिंग और समथिंग। वन विलिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग। क्रेडिबल, एबल टू बिलीव, जो कन्विंसिंग होता है, क्रेडिबल होता है, जिस पे बिलीव किया जा सकता है, उसके एक्ट से, उसके अमाल से, उसे क्रेडिबल कहा जाता है कि काबिल एतमाद है, काबिल यकीन है, क्रेडिबल है। इनक्रेडिबल, बहुत बड़ी चीज या बहुत ही अच्छी चीज जिस पे बिलीव ना किया जा सके, कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है इस चीज पे बिलीव किया जाए। कोई भी इंसान अगर कह देता है कि ऐसे ह्यूज थिंग हो चुकी है, उस पे लोगों का यकीन ही नहीं आता, इम्पॉसिबल टू बिलीव होता है, तो उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। क्रेडिबल, एबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल, नॉट एबल टू बिलीव, इम्पॉसिबल टू बिलीव। अब नेक्स्ट वर्ड है PHIL से रिलेटेड। PHIL मीन्स फिल। फिल, PHIL जहां पे भी ये वर्ड आए इट मीन्स लव से रिलेटेड है या फिर लाइकिंग से रिलेटेड है। फिल, PHIL, फिल, लव और लाइकिंग। सो फर्स्ट वर्ड है philanthropist। philanthropist means a lover of humans or mankind is called philanthropist। जो कि इंसानियत या फिर मैनकाइंड से मोहब्बत करता है, उसे फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। इंसानों से, इंसानियत से, अच्छे लोगों से लव करने वाला फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है उसे। अब नेक्स्ट है बिब्लियोफिले।
बिब्लियोफिले जो कि किताबों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करे, अपनी रुग़बत रखे, उसे बहुत अच्छा माने, उसे पढ़े, उसे रीड आउट करे, उसे बिब्लियोफिले कहा जाता है। बिब्लियोफिले मीन्स अ पर्सन हु लव्स द बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफिले। फिलॉलॉजी, फिलॉलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ वर्ड्स, अ लवर ऑफ वर्ड्स, लवर ऑफ नॉलेज, उसको फिलॉलॉजी कहा जाता है, अ लवर ऑफ वर्ड्स। फिलोडैमिक होता है, फिलोडैमिक वर्ड, फिलोडैमिक मीन्स क्राउड से मोहब्बत करने वाला या लोगों से मोहब्बत करने वाला, सो उसे फिलोडैमिक कहा जाता है। फिलोडैमिक मीन्स अ लव फॉर पीपल और क्राउड इज कॉल्ड फिलोडैमिक। नेक्स्ट वर्ड है फिलोसोफिया। फिलोसोफिया लवर फॉर विजडम, विजडम से मोहब्बत करने वाला, अकल से मोहब्बत करने वाला, नॉलेज से, शऊर से, उसे फिलोसोफिया कहा जाता है। जैसे फिलोसफर कहते हैं, फिलोसफर है, फिलोसफी पे बहुत ज्यादा अबूर है, नॉलेज है, विजडम है। इसी तरह फिलोसफर से फिलोसोफिया, लवर फॉर विजडम। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मींस बहुत ज्यादा रुग़बत होना, पसंद करना पानी को, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बहुत ज्यादा एफिनिटी होना, रुग़बत होना, लाइकिंग होना पानी से। फिलिप एक वर्ड है, फिलिप, फिलिप घोड़ों से मोहब्बत करने वाला, अ लवर ऑफ हॉर्सेस इज कॉल्ड फिलिप। नेक्स्ट है जूफिलिक। जूफिलिक एनिमल से लाइकिंग करने वाला, एनिमल से अट्रैक्शन करने वाला, एनिमल से मोहब्बत करने वाला, हैविंग एन अट्रैक्शन और लाइकिंग फॉर एनिमल्स इज कॉल्ड जूफिलिक। नेक्स्ट है जीनोफिलिक, जो कि फॉरेनर से या फॉरेनर की चीज़ों से, उनके स्टाइल से रूबत रखे, अट्रैक्शन रखे, गैर मुल्की लोगों के स्टाइल को कॉपी करे, उनके फैशन अडॉप्ट करे, उसे जीनोफिले कहा जाता है। वन हु इज अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स सच एज स्टाइल, उनके स्टाइल को कॉपी करे, उनके फैशन को कॉपी करे, फॉरेनर्स को, सो उसे जीनोफिले कहा जाता है। ऑर्निथोफिलिक, ऑर्निथोलॉजी एक वर्ड पढ़ाया था आपको, ऑर्निथोलॉजी मींस अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, यही कहा था। तो ऑर्निथोफिलिक वहां से निकला है, एक ऐसा इंसान जो कि बर्ड से रुग़बत रखे, बर्ड से मोहब्बत करे, उसे ऑर्निथोफिलिक कहा जाता है। फिलेंडर एक वर्ड होता है, फिलेंडर, जो कि फ्लर्ट करना बहुत ज्यादा जानता हो, फिकल लवर हो, या फ्लर्ट करना जानता हो, फ्लर्ट करे, उसे फ्लैंडरर कहा जाता है, फ्लैंडर। नेक्स्ट है ए एम आई एल से रिलेटेड या ए एम ओ से रिलेटेड। ए एम आई एल या ए एम ओ से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे, इट मींस फ्रेंडली है, लवेबल हो, या पीसफुल से रिलेटेड होगा। सो फर्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी दोस्ताना रिलेशन, हमांगी है, जानते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, अच्छे मरासिम हैं, उसे एमिटी, एमिटी कहा जाता है, AMITY, एमिटी। फ्रेंडली रिलेशंस और हार्मनी इज कॉल्ड एमिटी। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल दोस्ताना, दोस्ताना ताल्लुकात, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है ये। एमिकेबल बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है। एमिकेबल पोलाइट, फ्रेंडली, सोशिएबल, सोसाइटी से मिलता जुलता हो, लोगों से अच्छे मरासिम हो, दोस्ताना हो, दोस्ताना ताल्लुकात हो, अच्छे अखलाक का हामिल हो, पोलाइट हो। एमिएबल होता है, एमिएबल बहुत पीसफुल है, पुरसकून है, कॉर्डियल है, खुशगवार है। अमोरस एक वर्ड होता है रिलेटिंग टू रोमांटिक लव, रोमांटिक लव से रिलेटेड है, उसे अमोरस कहा जाता है। अमोरस रिलेटेड टू रोमांटिक लव।
एनामोर्ड, एनामोर्ड एक वर्ड है जिसमें किसी भी स्ट्रॉन्ग लव की फीलिंग में अटैच हो जाए उसे एनामोर्ड कहा जाता है, या फैसिनेशन की तरफ किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए उसे एनामोर्ड कहा जाता है। सो अब एमिकेबल के हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करते हैं। सिनोनिम है एमिएबल, एमिएबल दोस्ताना ताल्लुकात। एमिकेबल को क्योंकि दोस्ताना कहते हैं, फ्रेंडली, पोलाइट, फ्रेंडली, सोशिएबल। सो इससे रिलेटेड सिनोनिम है एमिएबल दोस्ताना ताल्लुकात, खुशगवार, पीसफुल, ग्रीगेरियस समाजी है, कॉर्डियल खुशगवार है, पोलाइट, पोलाइट बहुत अच्छा लहजा है, खुशगवार लहजा है, कॉर्डियस खुश अखलाक है, हारमोनियस हम आहंग है, लोगों से मिलता जुलता है। सो इसके सिनोनिम में एमिएबल है, ग्रीगेरियस है, कॉर्डियल है, पोलाइट है, कॉर्टियस है और हारमोनियस है। एंटोनिम्स इसके बनते हैं क्वालसम, लड़ाकू, क्रैबी, झगड़ा करने वाला, पुग्नाशियस, लड़ाका, बात बात पे गुस्सा करने वाला, जहां पे भी देखो लड़के आ जाएगा। टॉलरेट, गुस्सा करने वाला, दंगा फसाद करने वाला। रिपल्सिव, रिपल्सिव धकेलना, धकेलना मीन्स जिस सोसाइटी में जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम करके आता है। सो एंटोनिम में क्वालसम, क्रैबी, pugnacious, choleric and repulsive. These are the antonyms of the word amicable. अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड है, इसके बाद हमारा इंग्लिश पोर्शन एंड है। एल्टर, ALTER होगा या ALI होगा या ALL होगा, ओ होगा। इस किसी भी वर्ड में आ जाए उसका मीनिंग होगा ऑर्डर या चेन से रिलेटेड होगा। सो फर्स्ट वर्ड है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन नहीं है ये वर्ड, अल्ट्रेशन है। एन नहीं है इसमें, एन रेज कर दें तो ये बल्कि रेज करके भेजूंगा। अल्टरनेशन नहीं है वर्ड, अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन चेंज करना, आप कहते हैं ना इसे अल्ट्रेशन कर दें, थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, थोड़ी बहुत इसमें चेंज कर दें, थोड़ा सा इसमें खामी रह गई है इसे थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफिकेशन करें, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करें। और दूसरा होता है अल्टरनेशन वर्ड। अल्टरनेशन, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर एन अदर इज कॉल्ड अल्टरनेशन। अब एक वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो एक किसी भी शख्स के अंदर जो पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई भी शख्स जान नहीं सकता, उसे अल्टर ईगो कहा जाता है। उसे बॉजम फ्रेंड भी कहा जाता है, ये क्लोज फ्रेंड, सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही होता है जो कि उसकी सारी चीजें जान सकता है, बाकी जो आम इंसान होते हैं वो उसको कभी भी नहीं जान सकते। सो अल्टर ईगो अगर आप डिटेल से ना करना चाहें तो ये जस्ट ये कर लें, बॉजम फ्रेंड बहुत ही क्लोज दोस्त, बहुत ही यार, बचपन का दोस्त, क्लोज फ्रेंड को अल्टर ईगो कहा जाता है। अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट मेरे पास इसका अल्टरनेट मौजूद है, मींस दूसरा ऑप्शन मौजूद है, मेरे पास दूसरी चॉइस मौजूद है। सो अल्टरनेट मींस अनदर चॉइस और ऑप्शन। एलोनिम, एलोनिम कोई भी वर्क या कोई भी बुक जब पब्लिश हो, ऑथर अपना नाम ना दे, किसी दूसरे का नाम दे दे, उसे एलोनिम कहा जाता है, अपना नाम छुपा ले। A work that is published under the name of person other than the author, author के अलावा किसी दूसरे शख्स का नाम सामने आ जाए, उस बुक पे हो, लिखा हो, उसे एलोनिम कहा जाता है। लास्ट वर्ड है एलिनेट। एलिनेट मीन्स टू ट्रांसफर टू अनदर, दूसरे में तब्दील कर देना, ट्रांसफर कर देना।